गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी तक हम जो है वो बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे थे, पर आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो बहुपद है वो भी एक बीजीय व्यंजक ही है। बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है। बहुपद में भी एक चर होगा, एक एक नहीं मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चर होंगे, अचर होंगे और उनके बीच में संक्रिया होगी। तो बहुपद भी वैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक खास बात होती है। ये एक खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है। तो क्या इसमें खास बात होनी चाहिए? अगर किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद का नाम देना है तो उसके चर की जो घात है, ठीक है, उसके चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी बीजीय व्यंजक को कहना है कि ये एक बहुपद है, तो आपने उसके चर की घात को आप देखेंगे, वो क्या होनी चाहिए? वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी आप उसको बहुपद कहेंगे। अगर उसके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो आप उसको बहुपद नहीं कहेंगे। बीजीय व्यंजक तो वो रहेगा पर वो बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बहुपद होने के लिए क्या उसके पास होना चाहिए? उसके चर की घात में पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, कहां से शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या में बच्चों आता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये बिंदु बिंदु का मतलब है कि ये संख्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी, ये कभी भी नहीं रुकेंगी, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। और कौन है जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है? जो पूर्ण संख्या जिसको हम नहीं कहेंगे, पूर्ण संख्या नहीं है या नहीं होती, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अगर मैंने यहाँ लिखा -2, -4, ठीक है, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं बटे वाली संख्याएं, जैसे कि 6/8 या फिर 9/7, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। -8/4 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। 5.98 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। और वर्गमूल वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी मुझे बताएं कि ये 3 बातें आप सभी को समझ आई? अगर समझ आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं तो जो भी डाउट है वो पूछ लो। क्या क्या आपने याद रखना है? कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नंबर 1। पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? तो पहली बात, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और दूसरा ये कि माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, बटे वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, दशमलव वाली संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती और वर्गमूल वाली संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो अभी करते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो देखो, जैसे यहां पर लिखा गया है 7x = 1। यहां पर जो चर है वो x है। ठीक है, हमने 7 को नहीं देखना है, हमने इस 1 को भी नहीं देखना है। अगर हमें पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं, तो हम बस उसका चर देखेंगे और उस चर की घात देखेंगे। तो चर यहाँ पर x है, x की तो कोई घात ही नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई घात ही नहीं है, तो जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात में हमेशा 1 लिखा जाता है। क्या 1 पूर्ण संख्या है? क्या यहाँ पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है? यस और नो? यस मैम। यस, क्योंकि ये 1 है और 1 जो है वो पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ये एक बहुपद है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका उदाहरण। तो y की घात 2 -2y = 1। आप मुझे बताएं कि क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर हम चर की घात को देखें, चर की घात को ध्यान से देखें, तो देखो ये 2 है। ठीक है, पहली बार 2 है, दूसरी बारी में 1 है। ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये बहुपद होगा।
ठीक है, तो अब कौन सी चीजें हैं जो बहुपद नहीं होंगी, तो उसके भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लो आपने लिखा 15 x की घात -5 जमा 9 x की घात -4 जमा 7 x की घात 2। तो क्या ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? नो मैम। बाकी बच्चे भी बताएं। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दें, चाहे तो आप माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइक ऑन करोगे तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंसर देने के बाद एकदम से उसको ऑफ कर देना है, और बाकी आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहली बार चर की घात है -5, घात देखो इसकी, तो ये है -5, और दूसरी बार इसकी घात है -4, और तीसरी बार इसकी घात है 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो इस वाली घात ने और इस वाली घात ने इसको बहुपद नहीं बनने दिया, तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -5 और -4 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो आपको व्यंजक दिख रहा है ये भी बहुपद नहीं होगा। ये सभी को समझ आया? बताएं फटाफट से, वाई टाइप कर दो अगर समझ आया तो। कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछे। बाकी बच्चे भी बताएं। विशु ने अपना आंसर बता दिया है, बाकी बच्चे भी बताएं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो अपने डाउट आप मुझसे पूछिए, अगर समझ आ रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए। बस चर देखना है और उस चर की घात को देखना है, सिंपल सी बात, सिर्फ उसकी घात को। ठीक है, तो अभी एक और उदाहरण कर लेते हैं। मैम एक बार फिर से समझाना। हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 5 x की घात -5 और 9 x की घात -4। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि बहुपद किसको कहेंगे। तो बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसके चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होगी। चर कौन होते हैं? चर होते हैं जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि ABC। ठीक है, ABC से लेकर के XYZ तक जितने भी अल्फाबेट हैं उनको हम चर कहते हैं। तो इस व्यंजक में चर कौन है? ध्यान से देखें तो हमने देखा कि x जो है वो एक चर है ना, चर है। अब हमने इसकी घात को देखना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी घात को जो है वो देखना है। तो यहां पर मैंने देखा तो इसकी घात थी -5, तो मैंने लिख दिया कि पहली बार इसकी घात जो है वो -5 है। दूसरी बार मैंने यहां देखा तो दूसरी बार इसकी घात थी -4, दूसरी बार इसकी घात -4 में है। तीसरी बार अगर मैं इसकी घात देखूं तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये है 2। अब ये वाली घात तो ठीक थी, लेकिन इन दोनों के कारण क्या हुआ, ये बहुपद नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि -5 और -4 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद होने के लिए क्या शर्त रखी गई थी कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। जब घात में पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं कहलाया जाएगा, इसलिए ये एक बहुपद भी नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है किसी भी बच्चे का तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अगर अभी आपको समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। बच्चों चैट में आंसर दिया करें, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। सभी बच्चे आंसर दिया करें, सिर्फ एक दो बच्चे ही आंसर देते हैं, तो ऐसा ना हो। जब तक आप नहीं कहेंगे समझ आ गया तब तक मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी, है ना। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचा करें और अपने आंसर जरूर दिया करें। चलिए, तो अभी कुछ और उदाहरण कर लेते हैं। ओके बच्चों, 10 वर्गमूल x जमा 10 x की घात 4, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो मैम। क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं कि क्यों ये बहुपद नहीं है? क्योंकि मैम इसमें वर्गमूल है x। ठीक है, अगर इस सवाल को मैं बदल दूं तो क्या अब ये बहुपद है? नो मैम।
ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हम पढ़ते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने जो है वो इस चर को वर्गमूल में रखा। अब देखो, हमने तो अभी ये पढ़ा था कि जो हमारा चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ही इतना अजीब सा कर दिया, इन्होंने चर को वर्गमूल में डाल दिया और इसकी घात ही नहीं बताई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस वर्गमूल को हटा के खुद से चर की घात पता करनी होगी। तो कैसे पता करते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का वर्ग कीजिए, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो 4 और उसकी घात में लिखते हो 2, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है जब आप वर्ग को घात में लिखते हो तो उसमें हमेशा 2 ही लिखा जाता है। अब यहीं पर बात अगर आती है वर्गमूल की, तो वर्गमूल घात में कितना बनेगा। अगर वर्ग घात में 2 बन रहा है तो वर्गमूल को जब आप घात में लिखना चाहोगे, 4 का वर्गमूल लिखूं मैं, तो आप लिखेंगे 4 और 4 की घात 1/2। क्यों, क्योंकि वर्गमूल जो है वो वर्ग का उल्टा होता है। ठीक है, जो हमारा वर्गमूल होता है वो वर्ग का बिल्कुल एकदम उल्टा होता है। तो अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात जो है वो 1/2 हो जाएगी। सभी को ये बात समझ आई कि वर्गमूल को अगर हम घात में चेंज करना चाहते हैं तो हमेशा उसकी घात में 1/2 ही आप लिखोगे। ठीक है, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्गमूल मतलब घात में 1/2। बताएं फटाफट से, तब मैं इसको मिटाऊंगी। अगर कोई दोबारा सीखना चाहता है तो आप कह सकते हैं कि रिपीट कर दीजिए। अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो कि वर्गमूल को जब घात में बदलेंगे तो हमेशा घात में 1/2 ही आपने लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ और देखते हैं इसका आंसर। तो अब देखो, 10 का तो 10 ही रहेगा, है ना। वर्गमूल के अंदर कौन है, वर्गमूल के अंदर x है। इसका मतलब जब मैं x से वर्गमूल को हटाऊंगी तो x के ऊपर कितनी घात आएगी, बताइए। x के ऊपर कितनी, 1/2। 1/2। x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 1/2। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने कहा जब भी हम इस वर्गमूल को हटा करके घात में लिखना चाहेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। बेटा माइक ऑफ करें, अजय अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर अगर हम चर की घात की बात करें, चर की घात, तो पहले केस में इसकी घात है 1/2 और दूसरे केस में है 4। 4 तो चलो पूर्ण संख्या थी, माना 4 तो बेचारी पूर्ण संख्या थी, इसने तो कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ा, इसने कहा ठीक है तो बहुपद बन जा। लेकिन इस घात ने कहा कि नहीं, यहां पर 1/2 है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूरा का पूरा व्यंजक भी बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए इसका आंसर है नो। ठीक है, क्यों, किसकी वजह से नो हुआ, तो इस वर्गमूल की वजह से। वर्गमूल ने भी वैसे कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वर्गमूल के अंदर था x, और कभी भी आपका जो चर है वो वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप बहुपद के बारे में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बहुपद होने के लिए आपका चर कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा था कि इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वर्गमूल 10x जमा 10x की पावर 4, तो क्या अब ये एक बहुपद बन सकता है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर दीजिए सभी बच्चे, अपना अपना आंसर दीजिए सभी बच्चे। वर्गमूल 10, x बिल्कुल खाली है, x बिल्कुल बाहर है, जमा 10x की घात 4, क्या ये एक बहुपद है। ठीक है, 2 बच्चों ने कहा है नो। क्लास में 14 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं। आप भी बताएं, अपना अपना सोचें और इसका आंसर बताएं। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आए, कहते हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक बहुपद है। इसी बात का तो आपने ध्यान रखना है कि कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। देखो, मैंने कहा कि हमें बस चर की घात से मतलब है और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम चर की घात यहां पर देखें तो इस पहले वाले चर की घात है 1, है ना। इसकी घात है 1 क्योंकि इसके सिर पे कोई घात नहीं थी, और हम मानते हैं कि जिसके ऊपर कोई घात नहीं है उसके ऊपर हमेशा 1 रहता है। तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 4 है। तो देखो, दोनों घातें तो पूर्ण संख्या की थी, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अब आप बोलोगे कि इसमें वर्गमूल था, तो जो वर्गमूल था वो तो संख्या के ऊपर था,
वो हमारे चर, चर मतलब ये जो इंग्लिश वाले हैं, मैं फिर से बता रही हूं, इनको हम चर कहते हैं। चर के ऊपर नहीं था, वर्गमूल किसके ऊपर था, वो हमारे अचर के ऊपर था, इसलिए हम इसको बहुपद कहेंगे, क्योंकि हमारे चर की घातें देखो दोनों ही पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो क्या आपको समझ आया कि क्यों ये बहुपद है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछें, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे अपना डाउट बच्चों पूछ सकते हैं। 12 बच्चे क्लास में हैं और अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इन दोनों को साथ में लिखती हूँ और एक बार फिर से इनके बीच का जो अंतर है वो आपको समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो पहला सवाल था जिसमें था 10 वर्गमूल x जमा 10 की घात 4, और दूसरा जो सवाल था वो था वर्गमूल 10 x जमा 10 की घात, सॉरी 10 की घात नहीं, 10 x की घात 4। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है, इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि पहले वाले सवाल में वर्गमूल के अंदर जो है वो हमारा चर था, x था, तो जब इसको हमने चेंज किया तो x की घात यहां पर, x की घात यहां पर 1/2 आ रही थी। ठीक है, और यहां पर x की घात तो 4 ही है, तब इसकी वजह से हमने इसको बहुपद नहीं कहा। लेकिन जब हमने यहां देखा तो वर्गमूल तो 10 के ऊपर लगा था, 10 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना हमें है इसकी घात से। तो यहाँ पर घात इसकी 1 थी और यहाँ पर घात इसकी 4 थी, दोनों पूर्ण संख्या थी, इसलिए ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। तो बस सिंपल सी बात आपने यहां से क्या सीखी कि आपका जो चर है वो वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं वर्गमूल h, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। बाकी बच्चे भी बताइए। सभी नहीं बताइए। है मैं। हाँ, नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है h वर्गमूल के अंदर आ गया और इस h की जो घात है वो 1/2 होगी। ठीक है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। तो अभी सभी को क्लियर है? तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल सेक्शन में, देखते हैं अभी आपको कितना समझ आया। बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर आपका चर वर्गमूल के अंदर है, या आपके चर की घात माइनस वाली है, या आपके चर की घात में बट्टे वाली कोई संख्या है, तो इन तीनों ही केसेस में वो बहुपद नहीं होगा, इन तीनों ही केसेस में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन। सॉरी, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। ये कह रहे हैं आप बताइए कि क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? अगर है तो आपने ए पे टिक करना है, अगर नहीं है तो बी पे टिक करना है। मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, थोड़ा सा आपको अभी वेट करना होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपने ऑप्शन को चूज करके रखें और सोच लें कि आप किसको जो है वो अपना आंसर मानने वाले हो। चलिए, अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में, क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? अगर है तो ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो बी पे टिक कर देना। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और चारों ही बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर लो, जिन्होंने भी आंसर कर लिया है वो बच्चे हैंड रेज कर लो। अंतिम, जतिन, विशु, सत्यम, कपिल, अजय, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अंजू ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड। 9 बच्चों में से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, पर बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, भवित, सीमा और बस इतने ही है। प्रीति, अनु भी आंसर दे चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, बाकी 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे। बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दे कपिल, कैमरा ऑन करने से क्या होगा, आपका डेटा ज्यादा यूज होगा, फिर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सभी ने आंसर दे दिया है, तो बेटा आप भी आंसर दे दीजिए, क्योंकि 14 बच्चे क्लास में है और 13 ही बच्चों के आंसर आए हुए हैं।
करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं, मैम कि बी। ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसकी घात लिखोगे तो इसकी घात में कितना आएगा, फटाफट से बताएं। वर्गमूल को घात में बदलोगे तो घात में कितना लिखा जाएगा? 1/2। वेरी गुड। ठीक है, 1/2। और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। तो 4 बच्चे जिनका भी गलत हुआ है, अभी भी अगर आपको डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए। अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ गलती हुई तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब हम करने वाले हैं बहुपद के प्रकार के बारे में बात। ठीक है, कि बहुपद के, हाँ जी बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर आवाज धीमी आई तो आप मुझे बताना। ठीक है, एक बार लेफ्ट कर लो और फिर से इसको ज्वाइन कर लो। रेड बटन दबा के आप लेफ्ट होंगे बेटा। लाल सा बटन दिख रहा है आपको कॉलिंग वाला, उसको दबाइए तो आप क्लास से लेफ्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो है वो बहुत आधार पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पदों के आधार पर, कुछ घात के आधार पर, कुछ चरों के आधार पर। तो पहला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं वो है पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, कि उसमें जो है वो पदों की संख्या कितनी है उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो पहले का नाम है एक पदी, दूसरे का नाम है द्विपदी और तीसरे का नाम है त्रिपदी। ये बहुपद के प्रकार है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। नाम इनके जैसा इनका नाम है वैसे ही ये दिखने में भी होते हैं, तो ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहले पढ़ते हैं एक पदी के बारे में। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कैसे पता लगेगा कि एक पद है या दो पद है या तीन पद है या चार है? तो आपने देखना है, अगर जमा और माइनस का निशान आपको दिख रहा है तभी आप पदों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। 9x जमा 5, बताइए इसमें कितने पद है? मैम 2। मैम दो। ठीक है, वेरी गुड, 2 है। पहला ये पूरा का पूरा और दूसरा ये। ठीक है, इसमें जो है वो दो पद है। कैसे हमें पता लगा? तो हमने देखा कि यहाँ पर एक चिन्ह आ गया है जमा का। जब चिन्ह आ गया तो उसने, इस चिन्ह ने क्या किया, इसको और इसको एक दूसरे से अलग कर दिया। या फिर इसका एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने पद है? मैम 1। मैम एक। एक। यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है। क्यों यहाँ पर एक पद है? क्योंकि देखो इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं आया। अगर जब तक इनके बीच में चिन्ह नहीं आएगा तब तक हम इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा एक ही पद माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरह से लिखती, x प्लस वाई माइनस जेड, तो अब बताइए अब यहाँ पर कितने पद है? 3 मैम। 3। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर 3 पद है। कैसे? क्योंकि देखो इस जमा के निशान ने और इस माइनस के निशान ने इनको इनसे अलग कर दिया। x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया और z को अलग कर दिया। तो ये 3 अलग अलग पद बन गए। लेकिन जब तक इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं था तब तक हम इनको अलग नहीं कर सकते। इस पूरे को हम कहेंगे कि ये एक ही पद है। तो बस हो गया, जिसमें भी आपको एक पद नजर आएंगे उसको आप कहोगे कि ये एक पदी है। सिंपल। ठीक है, तो अभी कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे ये देखो, 7 और x, क्या इनके बीच में कोई चिन्ह है? नहीं है। इसका मतलब ये एक ही पद है। ये
कैसे अलग होंगे? अगर इनके बीच में या तो जमा का निशान आ जाए या तो माइनस का निशान आ जाए, तब हम बोलेंगे कि अब ये दो अलग अलग पद है। लेकिन जब तक इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है, तब तक इसको हम एक ही पद मानेंगे। ठीक है, ये एक पद है यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया एक पदी। यहाँ पर दो पद हैं, तो इसका नाम हो जाएगा द्विपदी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी आपको बस एक पदी के बारे में ही ध्यान रखना है। या सिंपल सी बात बोलूं तो एक पदी में आपको कोई भी ना तो जमा का निशान दिखाई देगा, ना ही माइनस का निशान दिखाई देगा, वो अकेला ही होगा बिना किसी चिन्ह के। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, और उसका आंसर दीजिएगा जैसे अभी आपने दिया था। काफी अच्छे, मतलब काफी अच्छा था, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में और देखते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 3y ये किस तरह का है? क्या ये एक पदी है, क्या ये द्विपदी है, क्या ये त्रिपदी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जितने भी बातें आपको मैंने बताई अभी, जिसके भी बारे में, वो सारी चीजें इसमें ढूंढिए। अगर आपको दिखता है, लगता है कि ये क्या होना चाहिए, फिर अपना आंसर आप मुझे दीजिए पोल सेक्शन में। चलिए, पोल आपके लिए ऑन हो चुका है, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। ठीक है, अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। पर 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। लेकिन बाकी के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सभी का आंसर अभी तक ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही है, 3 बच्चों के थोड़े से गलत है। किसके गलत हो रहे हैं तो ये हमें रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा, और इस क्लास का पोल रिजल्ट आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के तो सही है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे, तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर कर दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो रिजल्ट वही सेम है। इस बार 13 बच्चों ने आंसर दिया और 5 बच्चों का गलत है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था। जिनका भी गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन मन में जो डाउट है वो जरूर पूछिए। डाउट एक बार आपके क्लियर हो गए तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। जो भी डाउट मन में आ रहा है मुझसे पूछिए। अभी के लिए इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर मैम एक मैम। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक ही पद है। कैसे मुझे पता लगा इसमें एक पद है? क्योंकि मैंने कहा था जब तक जमा या माइनस का निशान ना आ जाए तब तक वो पद एक ही माना जाता है। देखिए इसमें ना जमा का निशान आया ना माइनस का निशान आया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही पद है। आप इसको द्विपदी नहीं कहेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 अलग है और y अलग है, जी नहीं, दोनों ही एक है। ठीक है, ठीक है, तो अभी जिसका भी गलत हुआ है, बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। किसी भी बच्चे का कोई डाउट अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए, अब हमने एक पदी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्विपदी के बारे में। बिल्कुल सेम है, पीछे वाले केस में एक ही पद था, तो यहाँ पर इसका नाम द्विपद है, तो इसमें सिर्फ 2 ही पद होंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। 3x - 7 ऐसा आपको नजर आ सकता है, 4y + 8 ऐसा भी आपको नजर आ सकता है, या फिर 4y² - 8 ऐसा भी नजर आ सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चिन्ह देखना है आपने, सिर्फ यहाँ पर एक ही चिन्ह है ना, एक एक ही चिन्ह इनमें है। तो ये देखो, इन चिन्हों ने क्या किया, इसको इससे अलग कर दिया। ये बन गया हमारा पहला पद और ये बन गया हमारा दूसरा पद। टोटल इसमें 2 पद हैं, और जिसमें भी 2 पद होंगे उसको हम द्विपदी कहते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर किसके उदाहरण है? ये तीनों यहाँ पर द्विपदी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके। 7x = 1 ये भी द्विपदी है, क्योंकि देखो जमा का निशान आ गया, तो जमा के निशान ने इसको और इसको अलग कर दिया। ये बन गया पहला पद और ये बन गया दूसरा पद। ठीक है, आगे देखते हैं। तो -3t + t²।
-3t प्लस टी स्क्वायर। तो देखो यहां पर इस प्लस के निशान ने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ये बन गया पहला पद और ये बन गया दूसरा। तो बस सिंपल है, जिसमें भी आप दो पद नजर आएंगे उसको हम कहेंगे द्विपदी। तो करते हैं क्वेश्चन पोल में, वैसा ही रहेगा, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉरी, आपको यहां पर दिया गया है y की घात 2 -7y। आपने बताना है ये किस तरह का है, क्या ये एक पदी है, क्या ये द्विपदी है, क्या ये त्रिपदी है, या ये इनमें से कोई नहीं है। आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। चलिए अपना आंसर बच्चों आप दे सकते हैं पोल सेक्शन में। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक सभी के आंसर ठीक हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए और अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और अभी तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, क्योंकि अभी 13 के 13 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। तो इसलिए ऑप्शन आंसर जानने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी आप बता दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये द्विपदी है क्योंकि इसमें दो पद है, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। वैसे दूसरे का नाम पता क्या होगा, देखो पहले का नाम तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, लेकिन जब आप दूसरे का नाम लिखोगे तो उसके चिन्ह के साथ लिखना है। वैसे हमने पहले वाले का नाम भी उसके चिन्ह के साथ ही लिखा, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह ही नहीं है, इसका मतलब ये जमा का है ना। तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे -7y। ये थे पदों के नाम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं तो त्रिपद के बारे में। एक पदी पढ़ लिया, द्विपदी पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे त्रिपद के बारे में। तो बताइए इसमें कितने पद होने चाहिए या होते हैं? 3 पद। हाँ, नाम से पता लग रहा है, त्रि मतलब 3 और पद मतलब टर्म्स या फिर जो भी हमारे बीज व्यंजक में लिखे जाते हैं। तो इसमें 3 पद होने चाहिए। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण नहीं है तो खुद से लिख लेते हैं। x की घात 3 -4x माइनस या फिर प्लस x, कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। या फिर y की घात 3 -y प्लस 2, ये भी हमारा त्रिपदी है क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 3। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्यों? क्योंकि जो ये चिन्ह होते हैं ये एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करते हैं, इन पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। और इसने ये चिन्ह थे तो इन्होंने भी इनको एक दूसरे से अलग कर दिया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं पोल में क्वेश्चन। तो अभी के लिए आपका चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको यहां पर दिया गया है z की घात 3 -7 z की घात 2 और -z। आपने बताना है ये किस तरह का है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी पोल में ही देना है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। चलिए, अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, जाइए अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। 8 बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। z की घात 3 -7z स्क्वायर -z, ये आपका सवाल है। आपने बताना है इसमें आपको कितने पद नजर आ रहे हैं। जितने इसमें पद आपको नजर आ रहे हैं वही उसका नाम होगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई भी नहीं।
9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में। अब हमारे पास 14 बच्चे हैं, तो अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करो, क्योंकि बहुत बच्चों के हैंड पहले से रेज्ड है ना, तो डाउन करके रेज करो। विशु, सीमा, अंतिम, जतिन, अंजू, प्रीति, अनु, अजय, शायद और कौन है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। विक्रम, युवराज, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। भरत भूषण जी के नाम से जो है, रवि मेहरा जी के नाम से जो है, बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता कैसे आंसर देना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। विक्रम आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। पोल एंड हो चुका है, चैट ओपन हो चुकी है। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कैसा है, ये त्रिपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पद ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। फिर से गलती है, मतलब अगर पदों के नाम हम लिखना चाहें तो पहला है z की घात 3, दूसरे पद का नाम बताइए क्या होगा। -7 Z की घात 2। वेरी गुड, -7 z की घात 2। माइनस को बिल्कुल ना, -7 रहेगा। और तीसरे पद की बात करें तो -Z की घात 1। हाँ की घात 1, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी कर लेते हैं पीछे क्वेश्चन, सॉरी पीछे जो लिखा था कि यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हो तो उसे हम साधारण बहुपद ही कहते हैं। देखो, जब तक उसमें एक पद था तब हमने उसको नाम दे दिया एक पदी, जब उसमें 2 पद थे तो हमने उसको नाम दे दिया द्विपदी, है ना। पद थे तो हमने उसको नाम दे दिया त्रिपदी। 1, 2 और 3। अब ये कह रहे हैं अगर इसमें 3 से ज्यादा कोई भी पद आ जाए तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा। इनके तो स्पेशल नाम थे, जितनी पदों की संख्या उस हिसाब से इनके नाम, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। पर अगर 3 से ज्यादा पद आ जाए तो उसको हम कोई खास नाम नहीं देंगे। अगर 100 पद भी किसी बहुपद में आ जाए तो भी उसे हम साधारण बहुपद ही कहेंगे, उसको हम 100 पदी नहीं कह सकते, ठीक है। 4 पद आ जाए, 6 पद आ जाए, 15 पद आ जाए तो उसको, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, उसको हम सिर्फ बहुपद कहेंगे। तो ये था इसमें जो थोड़ी सी जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई कि ऐसा होता है कि 3 तक तो नाम होगा, उसके बाद कोई नाम नहीं होगा, फिर कहेंगे हम बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, ठीक है। चलो, तो अभी ये था इसके लिए। अभी जो आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बहुपद की पहचान क्या है। तो एक बार फिर से बता दूं जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया था, बच्चों बहुपद सिर्फ वही होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो अगर आपको कोई ऐसा सब ऐसा बीजीय व्यंजक दिखता है जिसमें ऐसा लिखा हो 9x की पावर 7/9, ठीक है, या फिर वर्गमूल में हो, इसका हम ये चेंज कर देते हैं, जी ले लेते हैं, ठीक है, वर्गमूल जी, या फिर आपको लिखा गया हो ऐसे जी की घात 1.9 या फिर -1.9, तो ये इस तरह के जो होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। और अगर ये बीजीय व्यंजक बहुपद ही नहीं है तो ना आप इसको एक पदी बोलोगे, ना द्विपदी, ना त्रिपदी, आप इसको कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुपद की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो एक बहुपद है तो ही आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को चुनना। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुपद ही नहीं है तो आपको पता है कि आप किस ऑप्शन को टिक करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा केस नहीं होना चाहिए, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। उसमें
चर की घात पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करो। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देती हूं। x है और इस x की घात है 3/2। ठीक है, आगे फिर जमा का निशान है, फिर है वर्गमूल x, और आगे फिर जमा का निशान है, फिर है x की घात 2। तो अगर ये बहुपद है तभी आप इसको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में से कुछ लिख लेना। अगर लेकिन ये बहुपद ही नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अभी आपको पोल नजर आने वाला है, चलिए। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी और लापरवाही ना करें। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बाकी के 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही हैं, पर 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, 4 बच्चों ने भी गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, पर कोशिश सभी करें, पोल में आंसर सभी दें। क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे, 14 में से 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं। 10 में से 6 बच्चों का सही, 4 बच्चों का गलत, और जो बाकी बच्चे रहते हैं वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब 7 बच्चों के सही हैं और 5 बच्चों के गलत हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। करते हैं 10 सेकंड का वेट, तब तक के लिए अपना आंसर आप पोल में दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल हो चुका है एंड, और चैट हो चुकी है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम डी। डी। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था कि जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो चर की जो घात है, पहले है 3/2, और दूसरे केस में है 1/2, और तीसरे केस में है 2। ठीक है, अब इस वाले, ये वाली घात तो चलो ठीक थी, इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो बाकी की 2 घातें हैं, ये वाली और एक ये वाली, इसके कारण, इन दोनों की वजह से हम इसे बहुपद नहीं कह सकते। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो ये एक पदी होगा, ना द्विपदी होगा, ना त्रिपदी होगा, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो बस यही था इसका आंसर, यही था आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो भी बढ़ते हैं आगे, फिर से एक बार कर लेते हैं इसकी समरी। एक पदी में सिर्फ एक पद, द्विपदी में 2 पद, और त्रिपदी में 3 पद। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या ही हो। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, और ज्यादा कुछ था नहीं। अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि बीजीय व्यंजकों को कैसे गुणा किया जाता है। जमा और घटाना हमने पिछली क्लासेस में किया था, अब हम करने वाले हैं गुणा। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है वो गुणा करना है। उसके लिए थोड़े से जो बेसिक है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो है वो 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, लिख सकते हो। अब इस 2 गुणा 2 गुणा 2 को जब आप घात के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 2 गुणा 2 मैम गुणा 8 है। 2, फिर से बोले बेटा। 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3।
तो होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सीखिएगा क्या होता है। जो संख्या खुद को बार बार गुणा कर रही होती है, संख्या नहीं लिखूंगी यहाँ पर क्योंकि ये चर के केस में भी काम करता है, इसलिए मैं लिखूंगी सीधा कि जो खुद को, संख्या भी हो सकती है चर भी हो सकता है, ठीक है, जो खुद को बार बार गुणा कर रहा हो, ठीक है, उसको हम लिखते हैं नीचे। और जितनी बार वो गुणा कर रहा हो, जितनी बार वो चीज आपको लिखी हुई दिख रही है या जितनी बार लिखा हो, ऐसे आप लिख सकते हो, जितनी बार लिखा हो, गुणा कर रहा हो, जो भी आप लिखना चाहो, जितनी बार भी लिखा हो वो आपकी घात में आएगी। कौन है जो खुद को बार बार गुणा कर रहा है, तो दो है, दो दो दो, दो खुद को बार बार गुणा कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे दो। और ये दो खुद को कितनी बार गुणा कर रहा है या फिर ये कितनी बार यहाँ पर लिखा गया है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार लिखा गया है, तो इसकी घात में हम लिख लेंगे तीन, ठीक है। तो ये था हमारे संख्या के केस में। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि संख्या की जगह पर कोई चर होता, ठीक है, संख्या की जगह पर अगर कोई चर होता तो उसको हम कैसे लिखते, तो बिल्कुल सिंपल है। मान लो यहाँ पर है y गुणा y गुणा y गुणा y, तो इसको जब आप गुणा करके लिखोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? सोचिए और अपना आंसर y दीजिए। की घात 4। ठीक है, वेरी गुड, y की घात 4। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी कहा जो खुद को बार बार आपको दिख रहा है कि गुणा कर रहा है उसको हमेशा नीचे लिखना होता है। और ये कितनी बार लिखा गया है, तो देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार लिखा गया है तो वो उसकी घात में लिखा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 4। वैसे अगर मैं आपको बोलूं x गुणा x, बताएं। y की घात 2। बेटा x, मैम हाँ x की आपने घात घात 2। ठीक कहा। हाँ, x की घात 2। तो बस यही था इसमें। और अगर थोड़े से और इसके एग्जांपल कर लेते हैं, x की घात 2 हो गया, g गुणा g गुणा g गुणा में g और एक और गुणा में g। अब बताएं। मैम g की घात 5। ठीक है, g की घात 5। अभी क्लास का टाइम पाँच। हुआ, अभी हमारे पास पूरे 11 मिनट हैं, तो मेरी तरफ से अभी गुड नाइट नहीं है, ठीक है। 5 बार लिखा गया है तो इसलिए हमने लिख दिया इसको जी की घात 5। तो बस आपने यही चीज याद रखनी है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब भी उनको ऐसा आता है x गुणा x, तो वो जल्दबाजी में इसको लिख लेते हैं 2x। तो ये 2x नहीं आता, क्योंकि जो चीज आपस में गुणा होती है वो हमेशा घात में जाती है, ठीक है। जब भी कोई चर आपस में गुणा होंगे तो उनका उत्तर हमेशा ऐसे ऐसे घात में लिखा जाएगा, कभी भी वो 2x 3x या फिर 5g ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। गुणा में हमेशा किसमें उत्तर जाएगा? घात में। तो ये था जब आपके पास एक ही तरह के चर हो और उनको हम गुणा कर रहे हो तो कैसे लिखते हैं। अभी इस चारों के चारों ये सारे के सारे अलग अलग थे। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसा केस दे दूं कि y की घात 3 है और ये y से गुणा हो रहा है, अब बताएं, अब आपका उत्तर क्या आएगा? मैम y की घात 4। ठीक है, वेरी गुड, y की घात 4। तो y को हम ऐसे कैसा लिखेंगे और घात में आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर y खुद से 3 बार गुणा कर रहा था। अब y ने एक और बार खुद से गुणा किया, तो 3 इसकी गुणा, एक इसकी गुणा, कितनी हो गई टोटल? 4 हो गई। तो y की घात 4। या फिर जिन बच्चों ने पहली क्लासेस लगाई है, हमने जहां पे घातांक के नियम पढ़े थे वो नियम यहाँ लगा लो। y 2 बार लिखा गया है तो y को एक ही बार लिखेंगे और घात आपस में जमा हो जाएगी, तो आ जाएगा y की घात 4। तो अगर आप लॉ लगाना चाहते हो, नियम लगाना चाहते हो तो नियम लगा लो। अगर बिल्कुल सिंपली याद रखना चाहते हो तो आप इसको सिंपली भी ऐसे गुणा कर सकते हो, ठीक है। अभी एक अच्छा इसको ध्यान देते हैं, एक और केस कर लेते हैं, वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। अब बताए। मैम y की घात 4। अभी भी आएगा y की घात 4, ठीक है।
बाकी बच्चे भी बताएं आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि एक ही बच्चा आंसर कर रहा है। बाकी बच्चे भी वाई टाइप करके बताएं अपना अपना आंसर कि हाँ आपको समझ आया कि क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, सिर्फ अंजू को समझ आया, बाकी बच्चे, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, 12 बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, चलिए, तो अभी देख लिया हमने कि अगर सेम तरह के हो तो कैसे गुणा किया जाता है। अब देख लेते हैं अगर अलग तरह के हो। मान लो मैं आपको कह रही हूं कि x को गुणा करो y से, गुणा करो z से, तो कैसे गुणा करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, इनको बस गुणा का चिन्ह हटा दो और इनको लिख दो। बिल्कुल सिंपल है, गुणा का चिन्ह हटा के इनको ऐसे लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई। दोनों बोलो कि एक्स स्क्वायर को गुणा करो वाई जेड से, तो आप सॉरी वाई गुणा जेड, तो अब बताए अब क्या आंसर आएगा? मैम एक्स वाई जेड घात 4। नहीं, अभी 4 नहीं हो सकती, क्योंकि देखो वो कब होती थी, जब चर सेम होते थे। यहाँ पर देखो चर अलग अलग है ना, तो इनको हम वैसे इनकी घात को नहीं जोड़ सकते, इसको हम लिखेंगे ऐसे का ऐसा ही, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई और जेड का जेड। ठीक है, घात आपस में कब बनती है? जब एक ही तरह के चर होते हैं, जैसे वो एक ही तरह के थे, है ना, एक्स गुना एक्स, तो हमने लिख दिया उसको एक्स की घात 3, y की घात 3 गुणा y, ये भी एक ही तरह के थे तो हमने लिख दिया y की घात 4। लेकिन यहाँ पर ये एक तरह के नहीं है, यहाँ पर अलग अलग चर है। जब चर अलग अलग होते हैं तो बस गुणा के निशान को हटा देना और इनको ऐसे साथ में लिख देना, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो अभी एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैंने कहा कि x गुणा y गुणा z को हम x y z लिख सकते हैं, तो क्या मैं x y z को वापस से x गुणा y गुणा z लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। यस ठीक है, मैम। अगर आप गुणा, हाँ, अगर आप गुणा का निशान हटाओ तो हटा भी सकते हो, वापस से लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब गुणा होगा तब घात में जाता है, जब जमा होगा तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तब अगर x के साथ x जमा होगा तो हम इसको बोलेंगे 2x, पर जब x के साथ x गुणा हो रहा है तो गुणा का उत्तर हमेशा घात में जाता है। चलिए, जब आप x की गुणा 1 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? एक्स 1। या फिर एक एक्स बोल सकते हो, या फिर सिर्फ एक्स बोल सकते हैं, एक्स कम एक्स। जब आप एक्स की जमा 1 में करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1x। और कोई इसका आंसर देना चाहता हो तो हमने पढ़ा था जमा और घटाव में, क्या पढ़ा था कि सिर्फ समान पद ही आपस में जमा या घट घट सकते हैं ना, या फिर प्लस और माइनस हो सकते हैं। कौन से पद? सिर्फ समान पद। क्या x और 1 समान पद है? क्या ये और ये समान पद है? ये समान पद नहीं है, क्योंकि समान पद कौन होते हैं? जिनका चर भी सेम हो और उस चर की घात भी सेम हो, उसको ही हम जो है वो क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो चर सेम है, इसके पास x है, इसके पास तो चर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये समान पद नहीं है। जब ये समान पद नहीं है तो ये आपस में हल भी नहीं होंगे, ये x+1 का x+1 ही रहेगा। ठीक है, समान पद अगर होते तो हम इसको कुछ ना कुछ जमा कर देते या घटा देते, लेकिन जब पद समान ही नहीं है तो आप उनको ना जमा कर सकते ना घटा सकते, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही आपको वो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, गुणा करोगे तो सिंपल, जमा करोगे तो तब समान पद होने चाहिए। आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। y को जब आप 2y से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? अब ये 2y है तो इसमें कंफ्यूज ना होना, ये 2 है और यहां पर मान लो 1 है। ठीक है, 2 1 से गुणा करेगा और y से गुणा करेगा। अब बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है?
फटाफट से बताएं। जो भी आपका आंसर है बता दी, सही गलत कुछ भी जैसे भी आपको लग रहा है। आपकी आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोले। 3y। 3y, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। 3y आएगा, पर कब आएगा? जब हम इनको जमा करेंगे, ठीक है। एक y में जब 2y की जमा करोगे तो आएगा 3y, लेकिन जब y की गुणा 2y से करोगे तो मैंने कहा कि 2 की गुणा पहले 1 से करो, तो 2 एकम 2, फिर y की गुणा y से करो। तो अभी अभी हमने सीखा कि y की गुणा y में करने से कितना आता है, y की गुणा y में करने से कितना आता है, कैसे इसको लिखा जाता है? y और उसकी घात में, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 2y की घात 2। तो एक और करते हैं यहाँ पर इसी तरह का एक सवाल। 7x को आपने गुणा करना है 2x के साथ। चलिए कीजिए। संख्या की गुणा संख्या से और चर की गुणा चर से। 7 की गुणा 2 से और x की गुणा x से। अब बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14x की घात 2। तो बस सिंपल है, संख्या की गुणा संख्या से करनी है, चर की गुणा चर से करनी है। एक और कर लीजिए। 14x। चलो ये वाला करते हैं। हाँ 14x, लेकिन उसकी घात में 2। इसका ध्यान रखें, x की गुणा जब x में करोगे तो x स्क्वायर, ठीक है। हाँ इसको करते हैं अब। 2z स्क्वायर गुणा 3zy। तो यहां पर भी सेम वही है, संख्या की गुणा संख्या में करो, जो चर सेम है उनकी गुणा उनमें करो, और जो बच गया उसको ऐसे का ऐसा ही लिख लेना। सबसे पहले 2 की गुणा 3 में करो, कितना आएगा? z की घात 2y। 5y। देखो 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6, 6 आ गया। z स्क्वायर है, z की घात 2 है, उसमें आपने एक और z से गुणा की, तो इसकी घात में कितना आएगा? पहले से 2 थी, एक इसके पास है, कितना आएगा? सोचिए और बताएं। यहाँ पर 2z पहले से गुणा हो रहे थे, एक और z उनके साथ गुणा होके आ गया, तो घात में अब कितनी बार आप z को यहाँ पर लिखोगे? 2z तो इससे निकल रहे हैं, है ना, इससे निकल रहे हैं, और एक z ये वाला है, तो कितने z हो गए टोटल? गिनिए यहाँ पर। वेरी गुड अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 3। यहाँ पर आ जाएगी घात में 3, और y के साथ कोई जोड़ीदार ही नहीं है, तो y को हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है 6z³ और y। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम करने वाले अगली क्लास में, इनको फिर से हम सीखेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना। और अभी आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट ओके बेटा, गुड नाइट।